नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जो दिसंबर के 4th वीक में करंट अफेयर बना है उसको यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे। साथ साथ उसका स्टैटिक जीके और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको जानते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अंदर मिलने वाले हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। अभी रिसेंटली में नेशनल स्पोर्ट्स जो अवार्ड्स हैं उनमें से एक ये अवार्ड दिया गया। और भी बहुत सारे अवार्ड जैसे अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे अवार्ड दिए गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ जो इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, इस ये जो गेम्स हैं इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया, पहली बार हो रहा है। तो खेलो इंडिया से हमें खेलो इंडिया की पूरी सीरीज़ के बारे में जानेंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है, कहाँ किया है उसके बारे में पता करेंगे। और चेयरमैन कौन बने हैं बीबीसी के। बीबीसी आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब छोटे छोटे नेटवर्क्स के रूप में ये फैली हुई है दुनिया में, और भारत में भी इसका नाम काफ़ी ज़्यादा है। और भारतीय ओरिजिन के पर्सन इस बार चेयरमैन बने हैं तो उनके बारे में जानना ज़रूरी है। और वर्ल्ड की पहली एयर डिफेंस मिसाइल कौन सी है जिसने एक ही बार में चार टारगेट्स को 4 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय कर दिया एक ही समय पर। और लिबरेशन डे, हम जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको भी लास्ट में पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, जिसको संभाल इस समय पर अनुराग ठाकुर जी रहे हैं, उनके द्वारा नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2023 की अनाउंसमेंट की गई। उन्हीं में से एक अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसको पहले कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया है। कब किया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन से ईयर में किया गया है। इसको देना कब से स्टार्ट किया गया, तो 1991 से इसको देना स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें इससे पहले 2022 में किसको मिला है, तो अचंता शरत कमल, इनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला था। लेकिन इस बार किसको ये अवार्ड मिला है, तो इस बार 2 बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रनकी रेड्डी सत्विक साई राज। इन दोनों को ये अवार्ड इस बार का दिया जाएगा। 9 जनवरी को जो राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति भवन में इस अवार्ड को दिया जाना है, लेकिन नाम अनाउंस हो चुके हैं। दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। लेकिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की तो बात कर ली, और भी अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिलेंगे, जैसे कि नाम अनाउंस हो चुके हैं, जैसे कि अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड में से एक पर्सन तो ये खड़े हैं जो जिनको अर्जुना अवार्ड मिलेगा। इनका नाम है मोहम्मद शमी। ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और लास्ट 4 ईयर में जैसा आपका परफॉर्मेंस होता है उसके बेस पर आपको अर्जुना अवार्ड मिलता है। अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको अर्जुना अवार्ड मिल जाता है। यहाँ पर मोहम्मद शमी को भी मिला है और टोटल 26 लोगों को मिला है, जिनमें से एक मोहम्मद शमी भी है, ध्यान रखिएगा। अर्जुना अवार्ड कितने लोगों को मिला, 26 लोगों को मिला है। लेकिन अगर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो पिछले 4 साल में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, कैसे आपने कोचिंग दी, उसके हिसाब से दिया जाता है। वो कितने 5 लोगों को दिया गया। लेकिन अगर द्रोणाचार्य अवार्ड की दूसरी कैटेगरी की बात करें तो द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी होती है, उसमें 3 लोगों को यह अवार्ड मिला है। कितने,
3 लोगों को अवार्ड मिला है। अगर एक तो अवार्ड है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है। एक मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड भी दिया जाता है, वो कितने लोगों को मिला, तो वो 3 लोगों को मिला। अब ये अवार्ड जो जिनको दिया जा रहा है, इनका एक ही फॉर्मेट है कि 4 साल में इनका परफॉर्मेंस देखा जाता है, जो बेहतर करता है उनको यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है। लेकिन एक अवार्ड और है जो इम्पॉर्टेंट है, लास्ट टाइम कई एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023, वो भी इन्हीं अवार्ड्स के साथ दिया जाता है और ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को इस बार दिया गया, मतलब दिया जाएगा, नाम अनाउंस हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट में हर दिन नए नए रिकॉर्ड बने। इस बार जो विंटर सेशन हुआ था उसमें क्या क्या रिकॉर्ड बने कि रिसेंटली में 17 जब दिसंबर था उस समय पर रिकॉर्ड बना था कि सबसे ज़्यादा एमपीज़ को एक बार में एक ही सेशन में सस्पेंड किया गया, 78 के आसपास नंबर था। उसके बाद हर दिन नंबर बढ़ता चला गया और 21 दिसंबर को ये नंबर सबसे मैक्सिमम पहुंच गया, कितना, तो 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को यहाँ पर सस्पेंड किया गया राज्यसभा और लोकसभा से। ये अपने में ही नंबर सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो टोटल इस बार 146 मेंबर को एक ही सेशन में सस्पेंड किया गया, अपने में ही ये रिकॉर्ड है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, और क्यों किया गया, देखिए एक तो लोकसभा में ना 2 लोग जब कूद गए थे, उनकी वजह से उन्होंने धुआं वगैरह कर दिया था वहाँ पर, वो जो सुरक्षा की चूक का मामला था, दूसरा बेरोजगारी का मामला। इन 2 मामलों की वजह से जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर उनके संसद ना चलने देने की वजह से वहाँ के जो चेयरपर्सन्स हैं उन लोगों ने इनको सस्पेंड किया, ये मेन बताया जा रहा है और न्यूज़ में भी चल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चीफ गेस्ट, जो कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हम हर साल ऑब्जर्व जब करते हैं तो किसी ना किसी पर्सन को चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर बुलाते हैं। तो चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे जो इस बार होगा 26 जनवरी को, उसमें कोई नहीं आएंगे, मतलब उसमें जो आने थे उन्होंने मना कर दिया। इनका नाम है कौन, जो बाइडन, ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा G20 में इनको आमंत्रित किया गया था कि आप हमारे रिपब्लिक डे के अवसर पर आइएगा चीफ गेस्ट बन के, लेकिन अभी उनके जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं भारत में, एरिक गारसेट्टी, उनके द्वारा वो बताया गया है कि अब जो बाइडन है वो नहीं आएंगे भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर क्वाड का भी फॉर्म करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें तो जो बाइडन अब नहीं आएंगे और क्वाड की जो मीटिंग होनी थी जनवरी में वो भी अब पोस्टपोन कर दी गई है। अब चीफ गेस्ट, अगर बात करें चीफ गेस्ट पिछले कुछ सालों में कौन कौन आए हैं, जैसे कि 2023 में बात करें तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी आए थे और ये तीसरी बार, अभी रिसेंटली में चुनाव हुआ, तीसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 2 साल 2021, 2022 में हमने कोई चीफ गेस्ट नहीं बुलाए थे। 2020 की बात करें तो इसमें ब्राज़ील के जो उस समय पर प्रेसिडेंट रहे हैं उनका नाम है जायर बोल्सोनारो, वो आए थे। 2019 में सिरिल रामापोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए थे। 2018 में 10 एशियन कंट्रीज़ के जो लीडर हैं, आसियान कंट्रीज़ के जो लीडर हैं वो आए थे। भारत आसियान का मेंबर नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, और आसियान के 10 ही मेंबर हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, भूमि राशि पोर्टल, जो कि अभी लॉन्च तो पहले ही किया गया था लेकिन अभी चर्चाओं में बहुत ज़्यादा रही है। भूमि राशि पोर्टल क्या है, इसके माध्यम से टोटल 1467 प्रोजेक्ट को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, मतलब इसने कार्यान्वयन कर दिया है, मतलब काम कंप्लीट कर दिया है। कितना, 1467 प्रोजेक्ट्स का। तो भूमि राशि पोर्टल क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो काम है हाईवेज़ के डेवलपमेंट में उसमें तेज़ी आई है।
क्या है, क्या करता है ये? नॉर्मली जो प्रोसेस होती है लैंड एक्विजिशन का, अगर नेशनल हाईवे बन रहा है तो किसी ना किसी की लैंड यहाँ पर ली जाएगी। अब वो ली जा रही है तो उसके एक्विजिशन में काफ़ी फास्ट हो चुका है। पहले प्रोसेस बहुत धीमे चल रहा था। ये जो भूमि राशि पोर्टल है इसकी वजह से काफ़ी फास्ट हुआ है और लैंड को एक्वायर करने में आसानी रही है सरकार को, इसीलिए चर्चाओं में रहा है भूमि राशि। किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से ये रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं फर्स्ट 2023 में। याद रखिएगा खेलो इंडिया की बात करें तो ये 2018 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किए, वो कब हुए? वो भी 2020 में हुए थे स्टार्ट। उसके बाद 2020 में ही हमने खेलो इंडिया विंटर गेम्स किए, जिससे कि विंटर्स के जो गेम्स हैं उनको प्रमोट भारत में किया जा सके, वो भी 2020 में स्टार्ट हुए। लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जिसमें जो पैरा एथलीट हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको खेल में आगे बढ़ाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है और पहली बार 2023 में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। इसका इनॉग्रेशन भारत के जो इस समय पर खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा किया गया और यहाँ पर इसका समापन हो चुका है। दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसमें हरियाणा ने टॉप कर दिया है। हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने टोटल 105 मेडल यहाँ पर 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज के साथ जीते हैं। दूसरी पोजीशन में बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है, तीसरी पर तमिलनाडु ने अपनी बाजी मारी है। ठीक, यहाँ पर आप खेलो इंडिया के जो इस समय पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स के जो हरियाणा के प्लेयर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया का जो आर्कटिक रिसर्च सेंटर है, आर्कटिक रिसर्च सेंटर नॉर्थ पोल में अवेलेबल है। हर देश वहाँ पर ऑलमोस्ट कोशिश करता है कि अपना एक रिसर्च सेंटर बनाए, तो भारत ने भी वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। टोटल अभी तक कितनी कंट्रीज़ ने रिसर्च सेंटर बनाए हैं? तो टोटल 10 कंट्री ने वहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं। भारत ने भी बना रखे हैं। अब भारत का जो रिसर्च सेंटर है वो ठंड के समय पर, जब वहाँ ठंड पड़ती है, जब हमारे यहाँ पर ठंड पड़ती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस समय पर उसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि जो क्लाइमेट है वो सपोर्ट नहीं करता मानव को वहाँ पे रुकने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हुआ है कि इंडियन आर्कटिक रिसर्च स्टेशन जो हिमाद्री है, इसको यहाँ पर रेगुलर चलाया जाएगा। पूरे साल इस पर रिसर्च का काम होगा और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस कॉन्फ्रेंस सूरत के गांव है खजोड़ में स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा सूरत में हीरो का व्यापार होता है और भी बहुत सारी ज्वेलरीज का व्यापार होता है, तो इन सभी कामों को एक छत के नीचे लाने के लिए ऐसा किया गया है, जिससे कि दुनिया का लार्जेस्ट ऑफिस बन जाएगा और सारे जो काम करने वाले ज्वेलरी से रिलेटेड वो एक ही छत के नीचे काम करेंगे और इससे व्यापार में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स को सूरत के खजोड़ गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वो दिखता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर भी इनॉग्रेट किया गया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर? तो ये वाराणसी में इनॉग्रेट किया गया है। ध्यान रखिएगा वाराणसी में जो स्वरवेदा महामंदिर बन रहा है वहीं पर इसे इनॉग्रेट किया गया है। लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, ध्यान रखेंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्लेयर, कौन ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो यहाँ पर शामिल किया गया है? तो भारतीय और साथ साथ पहले एशियाई ये बने हैं। इनका नाम है विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। दोनों प्लेयर पहले एशियन मैन ऐसे बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को आप देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023
किसको मिला है? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 अली अबू अबाद और तो डेनियल बॉरेन को मिला है। तो ये दो लोगों को मिला है, एक तो पीस एक्टिविस्ट है और एक क्लासिकल पियानिस्ट है। इन दोनों लोगों को क्यों मिला है? क्योंकि इन दोनों लोगों ने जो इजराइल फ़लस्तीन वॉर चल रहा था उस समय पर लोगों के बीच में नॉन वायलेंस को यहाँ पर प्रमोट किया और बताया लोगों को, समझाया कि नॉन वायलेंस ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है। इनके प्रयासों को देखते हुए अली अबू अबाद और डेनियल बॉरेनबोम को यहाँ पर इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 का पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, दोनों को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने रिसेंटली में किस जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो ऐसा पहली बार बीसीसीआई नहीं कर रही है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर की नंबर 10 की जर्सी को रिटायर बीसीसीआई ने किया था। इसका मतलब ये है कि अब नंबर 10 की जर्सी कोई और नहीं पहन सकता क्रिकेट में, भारत में। और इसी प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी की नंबर 7 की जर्सी को यहाँ पर बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया है। मतलब अब इस जर्सी को भारत में कोई और नहीं पहन सकता। ध्यान रखिएगा, ठीक। महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्सी है उसको रिटायर कर दिया गया। बीसीसीआई क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में अवेलेबल है। 1928 में इसे फाउंड किया गया था। रोजर बिन्नी इसके प्रेसिडेंट है, राजीव शुक्ला इसके वाइस प्रेसिडेंट, जयसा सेक्रेटरी, मेंस कोच राहुल द्रविड़ और वुमेन्स कोच रमेश पवार हैं। अगला क्वेश्चन, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसके चेयरमैन कौन से भारतीय ऑरिजिन पर्सन बने हैं? इनका नाम है समीर शाह। ध्यान रखिएगा, बीबीसी दुनिया में जो न्यूज़ है उसके लिए सबसे बड़ा एक नेटवर्क है इस समय पर और काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। बीबीसी की बात करें तो बीबीसी, यहाँ पर समीर को देख सकते हैं आप, समीर शाह जी को। और बीबीसी की बात करें तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इसका इनिशियली नाम था 1922 में, लेकिन बाद में 1927 में इसका ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन नाम कर दिया गया और ये लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया यूएसए 2023 किसको यहाँ पर मिला है? कौन यहाँ पर बना है? तो मिस इंडिया यूएसए 2023 रिजुल माइनी बनी है, जो कि मिशिगन से बिलोंग करती हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं। 41st एनिवर्सरी मिस इंडिया यूएसए 2023 की ऑब्जर्व की गई। लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन कंपटीशन है भारत से बाहर सबसे लंबा चलने वाला जो कंपटीशन है वो यही है, मिस इंडिया यूएसए 2023, ठीक। मियानी को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा? तो ये अगला जो सेशन है इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, वहाँ पर 6 नंबर का होगा। मैंने आपको बताया खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 से स्टार्ट किया गया था, तो 2018 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप काउंट करेंगे तो 6th एडिशन है ये, जो कि जनवरी में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में और अन्य सिटीज़ में, मतलब तमिलनाडु में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसको चुना गया? ये अंतिम पंगाल को चुना गया। ये वर्ल्ड चैंपियन और सीनियर वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। यहाँ पर इनको ये 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं, भारत की बेहतरीन खिलाड़ी हैं और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर इनको वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा 2023 का चुना गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक। आगे बात करें, अंतिम पंगाल आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इजरायली गवर्नमेंट ने अपने नए एम्बेसडर को भारत में नियुक्त किया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रूवेन अजर। बस इतना ही नाम याद रखिएगा, बहुत है। रूवेन अजर जो कि इजराइल के पर्सन है और भारत में इनको एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, नए कैप्टन आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कौन बन गए हैं? तो अभी तक रोहित शर्मा थे जो कि भारतीय टीम के कैप्टन भी हैं। अब हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर है, इनको मुंबई इंडियंस ने अपना कैप्टन बना दिया है। ध्यान रखिएगा, मुंबई इंडियंस जो कि सबसे ज़्यादा बार आईपीएल को जीतने वाली टीम में से एक है,
चेन्नई भी 5 बार जीत चुकी है और मुंबई भी 5 बार आईपीएल को जीती हुई है। नए कैप्टन हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन, पहली कौन सी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसने एक ही समय पर 4 टारगेट्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया? तो एक ही फायरिंग में 4 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाला डीआरडीओ का आकाश है। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इसलिए मालूम होना चाहिए। अस्त्र शक्ति 2023 ऑर्गेनाइज हो रहा था, वहीं पर इसने ये कारनामा किया है। अस्त्र शक्ति 2023 कहाँ पर हो रहा था? तो आंध्र प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। ठीक, आकाश। कुछ मिसाइल सिस्टम है डीआरडीओ के, जैसे त्रिशूल जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। अग्नि की बात करें तो ये अग्नि मिसाइल जिसके अलग अलग वर्जन्स हैं, और अग्नि 5 अभी रिसेंटली में हमने टेस्ट किया और लॉन्च भी किया था। नाग मिसाइल जो कि फायर एंड फॉरगेट के ऊपर काम करता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और पहली बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की प्रहार, जो कि पृथ्वी मिसाइल को रिप्लेस करती है, मतलब उसका अपग्रेड वर्जन है, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। प्रलय मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और ब्रह्मोस जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको रशिया के कोलैबोरेशन से भारत ने डेवलप किया। निर्भय मिसाइल सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक, ये सारी डीआरडीओ की मिसाइल्स हैं। अगला क्वेश्चन, काशी तमिल संगमम 2.0 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो काशी तमिल संगमम 2.0 मतलब 2022 में पहली बार इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। 2023 में इसका दूसरा संस्करण है, जो कि वाराणसी में ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पर तमिलनाडु और वाराणसी के जो कल्चर है उसको मर्ज करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जिससे कि इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल बेनिफिट भारत इन दोनों जगहों को हो सके, तमिल को और उत्तर प्रदेश की वाराणसी को। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट टीम जो कि अंडर 19 एशिया कप जीती है, तो ये बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है जो कि अंडर 19 एशिया कप को जीत गई। अंडर 19 एशिया कप यूएई की सिटी दुबई में ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखिएगा, और यूएई को ही फाइनल में हराकर बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप को जीत लिया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पैट कमिंग्स ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, इस समय पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम के। यहाँ पर इनको आईपीएल में सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ियों में सेकंड महंगे खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। मतलब इनके लिए टोटल 20.5 करोड़ 20.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए सनराइजर हैदराबाद के द्वारा, और ये ऑस्ट्रेलिया के इस समय पर कैप्टन है। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ही इस समय पर वर्ल्ड चैंपियन है 50-50 ओवर्स में। अगर बात करें सबसे महंगे खिलाड़ी, ये तो पैट कमिंग्स हैं जो कि दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क जो कि केकेआर के लिए खेलेंगे मतलब अभी रिसेंटली में न्यूज़ आई है कि इनकी वाइफ है जो कि उसी समय पर वो एक मतलब अभी प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से उनके देखभाल के लिए भी कुछ मैचेस नहीं खेलेंगे, लेकिन बाद में फिर आ जाएंगे। तो इनको सबसे महंगा खिलाड़ी यहाँ पर 2023 में जो ऑक्शन हुआ 2024 के लिए चुना गया है। तो 24.75 करोड़ रुपए इनको यहाँ पर आईपीएल खेलने के लिए 2024 में मिलेंगे। हर्षल पटेल जो कि भारतीयों में अगर बात करें तो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। 11.75 की इनकी सबसे महंगी बोली लगी। और आईपीएल में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है आईपीएल की जो ऑक्शन हुआ था कि जो ऑक्शनियर है वो फीमेल रही हैं। इनका नाम है मल्लिका सागर। 23 इनका पूरा ऑक्शनियर का करियर है, जिसमें इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में भी अब पहली बार कर ली है, और साथ साथ WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग में जो ऑक्शन हुआ था उसमें इन्होंने ऑक्शनियर का काम किया था। और जो अभी कबड्डी की हुई थी जो ऑक्शनियर, वहाँ पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक, आगे बात करें। यहाँ पर लिखा हुआ प्रो कबड्डी लीग्स में भी इन्होंने 2021 में पहली बार ऑक्शनियर का काम किया था, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस उत्तर प्रदेश में टोटल 57 बनेंगे। अलग अलग स्टेट्स में इसको डेवलप किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसको बनाया जाएगा।
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश ने अप्रूव किए हैं 57। कितने? 57। कहाँ? अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ पर इनको बनाया जाएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये हर बार की तरह कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही ऑर्गेनाइज हुआ है और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। इसमें जो पार्टनर स्टेट वो कौन था? तो पार्टनर स्टेट इसमें आसाम था। और इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो कि 2023 अप्रैल में ऑर्गेनाइज हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज हुआ है। दोनों चीज़ याद रखिएगा, इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव कहाँ हुआ? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में अप्रैल में हुआ था। पार्टनर स्टेट इसका जो हरियाणा में हो रहा है उसका पार्टनर स्टेट कौन है? तो आसाम इसका पार्टनर स्टेट है। ठीक, आगे बात। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी जिसने आईआईटी कानपुर के साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया है जिससे कि रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में मिलकर दोनों काम करेंगे। तो आईआईटी कानपुर और इंडियन नेवी मिलकर अब यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में काम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की स्टेट असेंबली, अभी रिसेंटली 5 स्टेट्स में चुनाव हुए, वहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो स्टेट असेंबली है वहाँ पर रमन सिंह जो कि पूर्व बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनको अब यहाँ पर सर्वसम्मति से स्टेट का स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, रमन सिंह। ठीक, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साई यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव बने हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इजिप्ट के दोबारा तीसरी बार प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मतलब चुनाव जीत चुके हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अब्देल फतेह अल सीसी तिबारा से चुनाव जीत चुके हैं और अब ये प्रेसिडेंट बनेंगे इजिप्ट के। और ऑलरेडी ये प्रेसिडेंट इजिप्ट के थे। कैपिटल इसकी कायरो है। अब्देल फतेह अल सीसी प्रेसिडेंट, मुस्तफ़ा मेडबौली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ पर अब्देल फतेह अल सीसी को आपने देखा। अगला क्वेश्चन, होम मिनिस्ट्री ने अब पार्लियामेंट की जो सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसको दे दी है? तो CISF को दे दी है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को। अभी रिसेंटली में जो पार्लियामेंट में 2 लड़के घुस आए थे उसके बाद उन्होंने धुआं सा कर दिया था, कह रहे आंसू गैस के गोले टाइप का था या क्या था, तो उससे रिलेटेड अब ऐसी घटना दोबारा ना हो इसीलिए CISF को यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने अब इसकी सुरक्षा का जिम्मा दिया है। CISF जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। नीना सिंह इस समय पर DG के पद पर काम कर रही हैं। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो नेशनल मैथमेटिक्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 22 दिसंबर को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। ये जो मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि मैथ में उनका काफ़ी अहम रोल रहा है दुनिया में। मैथ को भारत को मैथ में आगे बढ़ाने में और साथ साथ भारत का रिप्रेजेंटेशन दुनिया में रखने में, इसीलिए इनके जन्मदिन के अवसर पर हम नेशनल मैथमेटिक डे ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटरी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो एकजुटता दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटरी डे 20 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 2005 में यूनाइटेड नेशन ने इसे डिक्लेयर किया था। पहली बार 2006 में हमने इसे ऑब्जर्व किया था। विजय दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो विजय दिवस हम 1971 में जिस दिन विजय हमने पाई थी, कब पाई थी? तो 16 दिसंबर को हमने विजय पाई थी। उसी दिन के अवसर पर पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं 93,000 सोल्जर्स उन्होंने सरेंडर किया था और उसके बाद हम जीत गए थे और बाद में ईस्ट पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश बन गया था। इसी को हम विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। लिबरेशन डे ऑफ गोवा कब हम ऑब्जर्व करते हैं? तो गोवा का आज़ादी दिवस हम कब? 19 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद करा लिया गया था पुर्तगालियों से। भारत ने इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और आर्मी और एयरफोर्स तीनों की मदद ली और उसके बाद इंडिया जो गोवा है इसको पुर्तगालियों के कब्जे से हटा दिया गया, मतलब वहाँ से ले लिया गया 19 दिसंबर को ही।
1961 को। गोवा, जिसकी कैपिटल पणजी, PS श्रीधरन पिल्लई गवर्नर, प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक, गोवा लिबरेशन डे। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 18 दिसंबर को हम इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है और पहली बार इसे 1990 में ऑब्जर्व किया गया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये इसको ऑब्जर्व हर साल करता है, जिसको 1951 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंटोनी विटोरिनो इस समय पर DG के पद पर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।